जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, फाइनली आज वो घड़ी आ चुकी है। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेकर आइए और आप मैराथन क्लास लेकर आइए। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे बुक के जितने भी चैप्टर हैं, पूरे बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। आज हम 12th बायोलॉजी के 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, टोटल 45 क्वेश्चंस को एक ही क्लास में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो अब तक का सबसे स्पेशल वीडियो होगा और पूरे YouTube पर आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको पूरे बायोलॉजी के 45 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा विथ आंसर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। आपका इंतजार खत्म हो चुका है, ले लो एक बोतल पानी और कुर्सी मेज पर बैठ जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही समय है कुछ कर दिखाने का, यही समय है आपको अच्छे से तैयारी करने का। तो देखो, क्लास 12 बायोलॉजी पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 45 क्वेश्चंस मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। तो ये कोई छोटा मोटा क्लास नहीं है, लगभग 1 घंटे की ये क्लास होगी और ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल होगा। आज का ये क्लास इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस क्लास में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लिया है जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और दूसरी चीज, इससे बाहर भैया नहीं आएगा। YouTube पर आपको पहली बार ऐसा क्लास दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट है बायोलॉजी में 70 में 70 का, यानी कि हम 70 नंबर पूरे लेकर आएंगे। अपना टारगेट हमेशा वहां रखो, ऊपर नहीं छत पे, अपना टारगेट हमेशा ऊंचा रखो, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। महा मैराथन क्लास होगा 12th बायोलॉजी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसका जो क्लास है वो मैं भी चाहता था कि आपको प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे भी अच्छा लगता है, शायद आपको भी। अब आपके अगर सिलेबस में तो पढ़ना तो है ही। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा हमारे बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर का होगा। देखो, जैसे हम मनुष्यों में जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो नए संतान की उत्पत्ति कैसे होगी? ऐसे पुष्पी पौधों में भी लैंगिक जनन होता है, इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा यही है। पहले हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। नो टेंशन, जब तक है आपका भाई शुभम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। इसमें मैंने जो सॉल्ट क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो 1 नंबर 2 नंबर में आपके क्वेश्चन आते हैं, उसको मैंने लिया है, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो मैं बायोलॉजी के जो लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, सबको लेकर आऊंगा, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, टैपिटम कहां स्थित है, इसका क्या कार्य है? देखो, पुष्पी पौधों में टैपिटम कहां होता है, टैपिटम का कार्य क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन देखो, टैपिटम होता क्या है? टैपिटम परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। टैपिटम जो है ये परागकोश की सबसे इंटरनल परत होती है, सबसे आंतरिक परत। इसका काम क्या है? देखो, ये विकासशील पराग कणों को पोषण देती है, मतलब जो विकासशील पराग कण है ये उसको पोषण प्रदान करती है। जैसे हम मनुष्यों में शुक्राणु होता है ना, स्पर्म, जो संतान उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है, वैसे हमारे पौधों में पराग कण होते हैं। तो इन पराग कणों को जो पोषण प्रदान करता है वही टैपिटम होता है,
ठीक, आगे देखो, टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। मतलब जो टैपिटम की कोशिकाएं हैं वो सघन जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से भरी होती है और ज्यादातर एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है, मतलब इसमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। तो टैपिटम आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सॉल्व क्वेश्चंस में आता है। अब 45 क्वेश्चन देखेंगे, अगर हम इसमें विस्तृत या लघु ज्यादा ले लेते तो भी प्रॉब्लम था। लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। आप लोग सपोर्ट करो, इस वीडियो को इतना लाइक कर दो ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही बायोलॉजी की दूसरी क्लास लेकर आऊं जिसमें मैं जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उसमें भी उसको भी बताऊं, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब से हमें मिलता है भैया मोटिवेशन, और मोटिवेशन की जरूरत सबको होती है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखते जाओ। दूसरे क्वेश्चन के देखो कुछ इस प्रकार से आता है, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। आपको दो आभासी फल के नाम लिखने हैं, चलो बताते हैं। सबसे पहला फल है भैया सेब। सेब एक आभासी फल होता है, ठीक है। दूसरा स्ट्रॉबेरी, ये दोनों आभासी फल होते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए, तो सेब और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखो जैसे ही मैं चैप्टर को चेंज करूंगा, चैप्टर का नाम आपको हाईलाइट मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। और आज हम सॉल्व क्वेश्चन को देख रहे हैं, आगे आगे मैं आपको वो सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको चाहिए। लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, सबको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो एक एक क्वेश्चन को। तीसरा है, भ्रूण पोष का विकास आवृत बीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। मतलब आवृत बीजी पौधों में भ्रूण पोष का विकास किस प्रक्रिया के बाद होता है। तो देखो पौधों में एक द्विनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है जिसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे हमारे में भी निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है, हमारा जो शुक्राणु है और जो महिलाओं में अंडाणु होता है, दोनों फ्यूज करते हैं, युग्मक संलयन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तभी तो बच्चे संतान की उत्पत्ति होगी, भ्रूण का निर्माण होगा। वैसे इनमें भी द्विनिषेचन की प्रक्रिया के बाद भ्रूण पोष का विकास होता है। जैसे हमारे में युग्मक संलयन के बाद ही क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा, भ्रूण होगा, ठीक है। तो वही द्विनिषेचन के बाद होता है। एक क्वेश्चन और आता है एनसीईआरटी में भी, ये क्वेश्चन है, देखो जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। किसी को पता हो तो फटाफट कमेंट करना, क्योंकि आपका कमेंट हमको यह बताएगा कि हाँ आप लोग एक्टिव हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मतलब जौ या गेहूं, नाम तो आपने सुना ही होगा, इसके अगर आपको 100 दाने बनाने हैं, गेहूं के 100 दाने बनाने हैं, तो कितने अर्धसूत्री विभाजन इसमें कराने हैं, कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। तो देखिए 100 दाने बनाने के लिए आपको ध्यान देना, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। अगर आपको जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने भैया तो 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के 4 क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। मैं यहां पे एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, तो आपके पास बुक होगा या क्वेश्चन बैंक होगा, उससे आप लोग और भी ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो मैंने 45 क्वेश्चंस लिए हैं पूरे चैप्टर के, तो एक एक चैप्टर के 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और भी जो क्वेश्चन है उसको भी कवर करिएगा अगर आपको टॉपर बनना है, ठीक है। बाकी हम तो आपको मार्गदर्शन कराएंगे ही, आपको क्वेश्चंस बताएंगे, टेंशन नॉट। 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब दूसरे चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, मानव जनन चैप्टर। अभी हमने देखा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, अब मानव जनन चैप्टर आ गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर जो है इसमें मनुष्य जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के बारे में भी बताया गया है। कौन कौन सी प्रक्रिया हम सभी में होती है, कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है, कैसे महिलाओं में अंडाणु का निर्माण होता है, कैसे उनमें मेस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होती है, इन सारी चीजों को इसी चैप्टर में समझाया गया है।
भाई बायोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं, ये सारी चीजें पढ़नी होंगी और जानकारी आपको चाहिए इन सब चीजों की, इसमें शर्म वाली बात नहीं है। सेक्सुअल जो भी चीजें होती है सबके बारे में आपको जानना जरूरी है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं भैया मेरे। 5 नंबर क्वेश्चन है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। देखिए मनुष्यों में अगर देखा जाए या मेल में, जो मेनली लड़के हैं या मेल्स हैं, उनमें वृषण पाया जाता है, टेस्टिस, ठीक है, एंड वृषण कोष भी पाया जाता है। तो उसमें लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन कौन कौन से, यानी कि लीडिंग कोशिकाएं किस हार्मोन का स्रावण करती हैं, कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं। देखो लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको एलएच हार्मोन भी बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। मतलब जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में, उसके कंट्रोल में टेस्टोस्टेरोन, इसका आपने नाम सुना होगा, हम पुरुषों में ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो पाया जाता है, एवं एंड्रोजन हार्मोन का ये स्रावण करती हैं। याद रखना जो लीडिंग कोशिकाएं हैं वो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, उसको उत्पन्न करती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। धीरे धीरे समझो, हमें 45 क्वेश्चन समझना है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम लोग इस बार भौकाल मचाकर आएंगे बोर्ड में, कॉपी में आग लगा के आएंगे। अरे आग नहीं लगाना है, मतलब अच्छे से लिख कर आएंगे। चलो 6 नंबर क्वेश्चन। अब थोड़ी महिलाओं की बात कर लेते हैं। देखो महिलाओं में या लड़कियों में एक आवर्त चक्र का प्रोसेस पाया जाता है, आवर्त चक्र, जिसको हम लोग मेस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। देखो आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र मेस्ट्रुअल साइकिल का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं, मतलब आवर्त चक्र है क्या और इसको कौन से हार्मोन इसका नियमन करते हैं, ये आपको बताना है। देखो आवर्त चक्र होता क्या है, मादाओं यानी कि प्राइमेट्स, जो मादाएं हैं, फीमेल्स हैं, उनमें अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। मतलब इसको 3 नाम से हम जानते हैं, आवर्त चक्र, मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र। मतलब मादाओं में, फीमेल्स में अंडाणु निर्माण जो है भैया वो 28 दिन के चक्र में होता है। इसी चक्र को ही हम आवर्त चक्र, ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र बोलते हैं। आगे देखो, प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। मतलब जो आवर्त चक्र होता है वो गर्ल्स में 12 से 13 इयर्स की एज में ये स्टार्ट हो जाता है और लगभग 45 से 55 एज में जब हो जाती हैं तो ये जो है ये खत्म हो जाता है। ये चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है और ये चक्र जो है अंडाशय में अंडाणु के निर्माण को दर्शाता है। जैसे पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण होता है, वैसे महिलाओं में अंडाणु का निर्माण होता है। ये स्त्रियों में 12 से 13 वर्ष की आयु में स्टार्ट होता है और 45 से 55 वर्ष की आयु में ये खत्म हो जाता है। और कुछ है नहीं, मतलब मादाओं में अंडाणु निर्माण जो है 28 दिन के चक्र में होता है, इसी को ही हम आवर्त चक्र बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? इतनी चीजें समझिए, आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिए, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। अब मैं साइड में हो जाऊंगा, टेंशन मत लेना। आगे देखिए थोड़ा सा और है, इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भ धारण में सक्षम हो जाती है। जैसे ही आवर्त चक्र स्टार्ट होता है लड़कियों में, वैसे ही वो गर्भ धारण के लिए वो सक्षम हो जाती है। ठीक है, ये चीज जाने रहिए। आगे देखिए इसका नियमन कौन कौन से हार्मोन करते हैं। तो आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन निम्न 2 हार्मोन्स करते हैं। इसका नियमन 2 हार्मोन करते हैं। जैसे कोई भी प्रोसेस हमारे अंदर होता है उसका कोई ना कोई हार्मोन उसका नियमन करते हैं, वैसे आवर्त चक्र का भी नियमन हमारे एलएच हार्मोन, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, ये करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, एलएच हार्मोन जिसको हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, और एफएसएच हार्मोन जिसको हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये दोनों हार्मोन्स हैं जो मादाओं में आवर्त चक्र का नियमन करते हैं। एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड द सेकंड वन इज एफएसएच हार्मोन जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, मैं साइड में हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग।
अब भैया एक चीज प्रोसेस, हमारे स्त्रियों में एक और प्रोसेस होता है, जैसे जब वो गर्भ धारण कर लेती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उसके बाद में क्या होता है, 9 मंथ्स जब होते हैं तो उनको जो वो संतान को जन्म देती हैं, ठीक है, स्त्रियां जो हैं। देखो ये सारी चीजें पढ़ने वाली चीजें हैं, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है क्लासेस में कि जब वो इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो उनके अंदर एक शर्म नाम की बेहद भयंकर बीमारी रहती है। तो शर्माने का नहीं, क्योंकि बायोलॉजी के अगर स्टूडेंट हो, आपने इस सेक्टर को लिया है तो आपको ये सारी चीजें जाननी होगी। नहीं जानोगे तो आगे चलकर जब डॉक्टर बन जाओगे तो दवाई कैसे करोगे, सुई कैसे लगाओगे। चलो इंजेक्शन। 7 नंबर, प्रसव यानी कि पार्ट्यूरिशन क्या है, प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। मतलब प्रसव क्या होता है, प्रसव का मतलब वही होता है जो संतान जन्म लेता है, उसी को ही हम प्रसव बोलते हैं। लेकिन बायोलॉजी की भाषा में थोड़ा सा समझ लो। देखो प्रसव होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। मतलब गर्भकाल जब उनका पूरा हो जाता है 9 मंथ, तो पूर्ण विकसित जो शिशु है, जो संतान है, छोटा सा बच्चा जो है, उसका गर्भ से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। इसी प्रक्रिया को ही हम प्रसव कहते हैं। लाइन बहुत सिंपल सा है कि गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। इस दौरान गर्भाशयी तथा उदरीय संकुचन होते हैं, वह गर्भाशय फैल जाता है जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, जब प्रसव की प्रक्रिया होनी होती है, वो टाइम जब आता है तो गर्भाशय तथा उदरीय संकुचन होते हैं और गर्भाशय फैल जाता है, जिससे जो है बच्चे का जन्म हो जाता है, शिशु बाहर आ जाता है। इस प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है कि प्रसव जो प्रक्रिया होती है, इसको प्रेरित जो करते हैं वो ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन से इसका प्रेरण करते हैं, इसको प्रेरित करते हैं। नोट करिए फटाफट, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, क्योंकि हमें 45 क्वेश्चंस देखने हैं तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। जैसे देखो वहां पे पराग कणों को पोषण, हमारे पुष्पी पौधों में पराग कणों को पोषण कौन प्रदान करता था, कौन सी कोशिका थी, अभी हमने टैपिटम उसको पोषण प्रदान करता था। वैसे जो हम लड़कों के अंदर जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु पाए जाते हैं, उसको पोषण कौन सी कोशिकाएं प्रदान करती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ है भी नहीं। इसको पोषण जो है सर्टोली कोशिकाएं इसको पोषण प्रदान करती हैं। हम मनुष्यों के अंदर जो पाया जाता है शुक्राणु, उसको पोषण प्रदान करने का काम सर्टोली कोशिकाएं करती हैं। सिंपल सा एक लाइन का आंसर है। 9 नंबर पे चलेंगे। पूरे चैप्टर के जितने बायोलॉजी में चैप्टर है 13 तक, पूरे चैप्टर के हम क्लास को आज लेकर आए हैं। आप लोग पैसेंस रखिए, क्योंकि पैसेंस एक स्टूडेंट का गहना होता है। अब गहना आप थोड़ी ना पहनते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलो 9 नंबर, मैं कौन होता हूं बोलने वाला। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। हम मनुष्यों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखो मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। हमारे अंदर टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़े में बात करें भैया, तो 46 को 2 से डिवाइड कर दो, 23 हो तो होगा। सिंपल सा है, चाहे आप संख्या में लिखें चाहे उसके जोड़ों में लिख दें, बात एक ही है। तो मानव में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि 23 जोड़ों में पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे अंदर पाए जाते हैं। अब जिसके अंदर भैया कोई आनुवंशिक रोग है 46 की जगह पर, उनके अंदर 47 भी हो सकते हैं या 48 भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कौन सा जेनेटिक डिजीज उनको है। चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य पे हम लोग चलेंगे। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य। इस क्वेश्चन का नाम है एमनियोसिंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए। एमनियोसिंटेसिस क्या है, हिंदी में इसको हम लोग उल्ब वेधन बोलते हैं। याद रखना, हम लोग हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं। उल्ब वेधन ये क्या होता है, देखो
सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें। उल्ब वेधन क्या होता है हम समझेंगे। इस पर टिप्पणी लिखना बहुत पूछा जाता है। देखो, उल्ब वेधन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एमनियोटिक द्रव का कुछ भाग सीरिंज द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। एमनियोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सुई के द्वारा या सीरिंज के द्वारा माता के गर्भ से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं, एमनियोटिक द्रव्य को निकाल लेते हैं। इससे होता क्या है, उस एमनियोटिक द्रव्य की जांच करके यह पता लगाया जा सकता है कि जो गर्भ में संतान है वो लड़का है या लड़की है। दूसरी चीज, इससे यह भी पता लगाया जाता है कि जो लड़का जो उसमें है गर्भ में बच्चा, उसको कोई रोग तो नहीं है, कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है। तो इस उल्बवेधन की शुरुआत इसीलिए की गई थी ताकि इससे यह पता लगाया जा सके कि जो बच्चा पैदा होने वाला है कहीं वो विकलांग तो नहीं, कहीं उसमें कोई रोग तो नहीं है। लेकिन क्या होता है, अब के जमाने में लोग इसका मिसयूज करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि लोग इसमें जो है लिंग भेद में इनका यूज करते हैं। ठीक है, मतलब लड़का है या लड़की है, अगर लड़की होती है तो उसकी हत्या करवा देते हैं। ठीक है, तो यही इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, तो उल्ब वेधन कराना बैन है। इसका यूज इसलिए किया गया था, इसका आविष्कार, ताकि बच्चे की स्थिति को जाना जा सके। लेकिन अब लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, लड़का है या लड़की इसका पता लगाने में इसका यूज करने लगे, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि अभी भी हमारे समाज में लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है अकॉर्डिंग टू गर्ल के तुलना में। देखो आगे वही चीज लिखा है, इस द्रव में फीड्स की कोशिकाएं होती हैं, मतलब जो एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है गर्भ से मादाओं में, उसमें फीड्स की कोशिकाएं होती हैं जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक विकार व उपापचयी विकारों का पता लगाया जा सकता है। मतलब इसी एमनियोटिक फ्लूइड में जिसको निकाला जाता है माता के गर्भ से, उसमें जो है फीड्स की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके हम लिंग जांच, आनुवांशिक संरचना, कोई आनुवांशिक विकार हो, विकलांगता हो, उन सब का पता लगा सकते हैं। अतः इस जांच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना है, जिससे माता को गर्भाशय, ठीक है, माता को गर्भपात, शायद गर्भपात लिखा है, हाँ गर्भपात यानी कि एबॉर्शन कराने का आधार मिल सके। किंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण लिंग ज्ञात करके मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। मतलब इसका यूज लोग मतलब लिंग की जांच करा रहे हैं, अगर वो लड़की है तो उसकी हत्या करवा रहे हैं। वो समझ लीजिए एक मर्डर के बराबर है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां नहीं होंगी तो माँ कहाँ से आएगी, बीबी कहाँ से, वाइफ कहाँ से आएगी, बहन कहां से रहेगी। तो लड़कियों का होना बहुत जरूरी है। सोचो अगर केवल लड़के ही रहेंगे तो आगे कैसे पीढ़ी चलेगी, कैसे बच्चे होंगे। तो लड़कियां बहुत जरूरी हैं आज के जमाने में। ठीक है, ऐसा मत सोचिए। और लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर चलती हैं, वो भी उतनी ही सक्सेस हैं अब जितना लड़के हैं। तो नो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है, इसके फलस्वरूप हमारे देश का लिंगानुपात असंतुलित होता जा रहा है। मादा भ्रूण के सामान्य होने पर भी गर्भपात करा दिया जाता है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य है। अतः उल्बवेधन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। वही मैंने बताया कि इसका यूज रोगों को, विकलांगता या इन सब का पता लगाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब लोग इसका यूज लिंग निर्धारण में करते हैं। अगर लड़की है उसको एबॉर्शन करा देते हैं। यही सबसे बड़ी कमी है हमारे समाज की। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो, सबको प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आपकी क्या राय है कमेंट करना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटाता हूं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ये देखिए इसी चैप्टर में 2 क्वेश्चन और हैं। 11 नंबर देखो, IVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए, पूरा रूप लिखिए, पूरा नाम लिखिए। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो लिख दीजिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब पात्र निषेचन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको IVF बोलते हैं, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, GIFT का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है गैमीट
इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। ठीक है, ये दोनों फुल फॉर्म आपको बिल्कुल से याद रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है ये। ठीक है, फुल फॉर्म आता है। एक और फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में फुल फॉर्म काफी आते हैं। आईयूडी का पूरा रूप लिखिए। आईयूडी क्या है? आईयूडी है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, मतलब अंतः गर्भाशयी यंत्र। ठीक है, इसको हम लोग आईयूडी बोलते हैं, सिंपल सा। चलो क्वेश्चन पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। चैप्टर 4 पे हम आ चुके हैं मेरे स्टूडेंट, और 13 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। अभी हमें 45 क्वेश्चन पढ़ने हैं। सोचो ये क्लास कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इसीलिए मैं पहले स्टार्टिंग में चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं, किसी को अपनी एनर्जी को वेस्ट करने का शौक नहीं है। हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से हो, बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छा परफॉर्म करें। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, इस चैप्टर से 13 नंबर क्वेश्चन है। वंशागति को परिभाषित कीजिए। वंशागति होता क्या है? देखो सिंपल सा है, समझते हैं थोड़ा सा। आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। मतलब जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो हमारे जनक से, जनक का मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनसे हमारे अंदर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। ठीक है, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है वो आनुवांशिकी कहलाती है। तो वंशागति और आनुवांशिकी समझ में आ गया। मतलब आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतान में पहुंचने को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं, और विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाए वो आनुवांशिकी कहलाती है। हाई स्कूल में भी आपने शायद इसको पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? वंशागति का एक क्रोमोसोमवाद है, इसको किसने हमें दिया, इसको किसने प्रस्तावित किया है? देखो इसको प्रस्तावित किया सटन व वोवेरी ने, सटन एंड वोवेरी ने इसको प्रस्तावित किया है। वन लाइनर ये क्वेश्चन है, क्योंकि आज हम सॉल्व क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आज ही इसका हम लोग खात्मा कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे, जान से नहीं मारेंगे। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आगे पढ़नी है। देखो इसी में मेंडल का एक नियम आता है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। देखो मेंडल जी ने एक प्रयोग किया था, वो मटर के पौधों पर उन्होंने किया था। उन्होंने कितने लक्षणों का उसमें चुनाव किया था, उनमें से किसी 4 को आपको लिखना है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। उदाहरण देखिए, मतलब मेंडल जी ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का उन्होंने चुनाव किया था। जैसे 4 मैं आपको बता देता हूं, 4 लिखना है। जैसे पुष्पों का रंग, देखो जो मटर का पौधा होता है उसमें पुष्पों का रंग बैगनी होता है जो कि प्रभावी होगा, और जो सफेद होगा वो अप्रभावी होगा। मतलब पुष्प का रंग उन्होंने लिया सबसे पहले, मटर के पौधे के पुष्प का रंग बैगनी को प्रभावी माना और सफेद को अप्रभावी माना। बीज का रंग, देखो बीज का रंग कैसा होता है मटर के, हरा भी होता है, जब वो नया नया होता है हरा वो प्रभावी होगा तथा पीला अप्रभावी होगा। मतलब हरा होता है जब वो खेतों में लगा होता है, उसको तोड़ के जब ले आते हैं कुछ दिन रख के सुखाते हैं तो पीला हो जाता है, ये अप्रभावी होगा। तीसरा पौधे की लंबाई भी है, लंबा ये प्रभावी होता है, बौना जो होता है ये अप्रभावी होता है। मतलब जो लंबा होगा वो प्रभावी होगा, जो बौना यानी कि छोटा होगा वो अप्रभावी होगा। ठीक है, इसके बाद में बीज का आकार भी देख लेते हैं। कई प्रकार के बीज पाए जाते हैं। ठीक है, एक गोल प्रभावी होगा एवं झुर्रीदार अप्रभावी होगा। एक मटर में आप देखेंगे गोल गोल बीज होता है, अच्छा लगता है, नया नया रहता है, और एक झुर्रीदार होता है, हल्का सा सूखा हुआ। ठीक है, तो ये अप्रभावी होगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे अब हम लोग चलेंगे। इसी चैप्टर का है
आनुवांशिक रोग क्या है? मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए। मतलब आनुवांशिक रोग क्या होते हैं? कुछ ऐसे डिजीज हैं जो आनुवांशिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, अपने जनकों से, अपने पूर्वजों से हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे देखो, वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। यानी कि ऐसे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त हो, वो भैया आनुवांशिक रोग होगा। अब पैदा होने के बाद में किसी को कोई रोग हो जाए, वो आनुवांशिक रोग नहीं होता है। इसमें देखिए उदाहरण, जैसे वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, ये दोनों आनुवांशिक रोग होते हैं। अगर किसी के माता पिता में से किसी को है, तो बच्चे को अगर हो जाता है वो रोग जन्म से ही, तो उसको हम आनुवांशिक रोग कहेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर उसको बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो ऐसे आप लोग समझते चलो एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि अभी हमें काफी क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब देखो ये 17 नंबर क्वेश्चन है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है? मतलब हीमोफीलिया जो रोग है, इसको हम लोग ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कहीं कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, जिसको ये रोग होता है, अगर मान लीजिए उसके बॉडी में कहीं भी कट जाए या चोट लग जाए, तो जो खून बहता है ना, खून का थक्का नहीं जमता, और जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो खून लगातार बहता रहेगा। जैसे किसी को चोट लग जाता है, एक नॉर्मल आदमी को, तो जब चोट लगती है थोड़ी देर खून बहता है, जैसे ही ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, खून बहना रुक जाता है। लेकिन हीमोफीलिया में ऐसा नहीं होता। हीमोफीलिया में अगर कहीं चोट लग जाए या कट जाए तो खून लगातार बहता रहेगा। भैया जब खून बहता रहेगा, खून ही नहीं रहेगा तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा? तो ये बहुत खतरनाक रोग है हमारे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग भी खतरनाक ही होगा। ठीक है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ये देखो, अब वर्णांधता के बारे में, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? मतलब जिसको वर्णांधता है, ऐसे व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? देखो वर्णांधता एक कलर ब्लाइंडनेस इसको इंग्लिश में कहते हैं, मतलब रंग से रिलेटेड रोग है। जैसे लाल और हरे में उसको अंतर नहीं पता चलता, लाल को कहीं वो हरा देखता है, कहीं हरे को लाल देखता है, तो भैया उसको रेलवे ड्राइवर कैसे बनाया जाएगा? पता लगे कि वो कोई लाल झंडी दिखा रहा है कि भैया रोको रोको, और वो जाने यार हरी झंडी ये तो है, ठीक है, वो और तेज चला जाए, बस गए काम से। तो इसीलिए रेलवे ड्राइवर उसको नहीं बनाया जाता। देखो, चूंकि वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। वर्णांधता से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको लाल और हरे कलर में अंतर नहीं कर पाता वो, इसीलिए वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता, क्योंकि रेलवे ड्राइवर में रेड और हरा जो होता है इसके ट्रैफिक को देखना होता है, तो भैया इसको नहीं बना सकते। ठीक है, किसी को वर्णांधता है तो रेलवे वाली नौकरी छोड़ दो। 5वां क्वेश्चन, अब 5th चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार। चैप्टर नंबर 5 है हमारा ये। हमारे बायोलॉजी में टोटल 13 चैप्टर हैं, स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ेंगे, नो टेंशन। इसमें क्वेश्चन है, जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहां पाए जाते हैं? देखो जीन क्या होते हैं, देखो हमारे लक्षणों को यही प्रदर्शित करते हैं। तो जीन क्या होते हैं, ये कहां पाए जाते हैं? हाई स्कूल से ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, कोई नया टॉपिक हमारे लिए ये नहीं है। देखो, एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। मतलब एक जीव के, जैसे हम जीव हैं, हमारे अंदर किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं वो जीन होते हैं। ठीक है, जैसे किसी का कलर व्हाइट है, किसी का कलर डार्क है, तो इसीलिए इन सबको निर्धारित करने वाले जीन ही होते हैं। ये आनुवांशिक पदार्थ की एक प्रक्रियात्मक इकाई होती है। जीन जो है ये भैया गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। याद रखना, जीन गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जो हमारे अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन्हीं पर ही जीन उपस्थित होते हैं। तो जीन
क्या होते हैं? एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को ही हम जीन बोलते हैं। ये आनुवांशिक पदार्थ के एक प्रक्रियात्मक इकाई होती हैं। जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा। प्रतिकृति के दौरान कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है? यानी कि जब प्रतिकृति की प्रक्रिया होती है तो वो कौन सा एंजाइम होता है जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है? अगर डीएनए कई टुकड़ों में है तो वो उसको जोड़ने का काम करता है। कौन सा एंजाइम है? तो वो डीएनए लाइगेज होता है। लाइगेज एंजाइम का काम है डीएनए के खंडों को जोड़ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 6 नंबर चैप्टर हमारा आ गया है जैव विकास, और क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर। देखो क्या है। जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद किसने दिया? उनका पुस्तक का नाम प्रकाशन वर्ष के साथ बताइए। मतलब जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद किसने दिया? उनकी पुस्तक का नाम आपको प्रकाशन वर्ष के साथ बताना है। पुस्तक का नाम भी बताना है, किस वर्ष वो प्रकाशित हुई ये भी बताना है। तो देखो, जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद A.I. ओपेरिन ने दिया। सबसे पहला आंसर कि इस जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद जो है A.I. ओपेरिन जी ने दिया था। उनकी पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जिसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ था। मतलब जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद किसने दिया? A.I. ओपेरिन जी ने दिया। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। और ये कब प्रकाशित हुई? ये सन 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। 22 पे हम लोग चलेंगे। देखते जाओ भैया, ठीक है, देखते जाओ, क्वेश्चंस को ध्यान से समझो। जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं सारे के सारे ब्रांडेड क्वेश्चन है। जैसे आप ब्रांडेड देखे होंगे वैसे ही। 22 अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। मतलब अवशेषी अंग क्या होगा है, नाम से यह स्पष्ट है। अवशेषी यानी कि अवशेष जो बचे हुए हों। देखो, वे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे किंतु उनका उपयोग ना होने के कारण वे धीरे धीरे लुप्त हो गए और केवल अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। यानी कि ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में, जो हमसे काफी पुराने पूर्वज हैं, उनमें थे, ठीक है, उनमें क्रियाशील थे, उसमें वो काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने उसका यूज बंद कर दिया और वो हमारे अंदर से विलुप्त होते चले गए और केवल अवशेष के रूप में ही पाए जाते हैं। उसी को ही हम अवशेषी अंग बोलते हैं। सिंपल सा है। मतलब हमारे पूर्वज के पास वो था, काम भी करता था, लेकिन अब हमने उसका यूज बंद कर दिया। जब उसका यूज ही बंद कर दिया तो वो हमारे अंदर से विलुप्त हो गए। अब विलुप्त हो गए तो उनके अवशेष केवल बचे हैं कहीं छोटा मोटा, तो उसी को अवशेषी अंग बोलते हैं। जैसे कृमि रूप परसेसिका, अपेंडिक्स, पुच्छ कशेरुका, ये सब हमारे अवशेषी अंग है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वजों में पहले पूंछ भी होती थी, उसको पुच्छ कशेरुका कहते हैं, जो अब हमारे अंदर नहीं है। अवशेष उसका अंदर होगा भैया, तो हम कंकाल तंत्र को तो देख नहीं सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 23 ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पैंजेनेसिस का सिद्धांत तथा पुनरावृत्त का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मतलब पैंजेनेसिस का सिद्धांत और पुनरावृत्त का सिद्धांत किसने दिया? देखो, पैंजेनेसिस का सिद्धांत डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने, तथा पुनरावृत्त का सिद्धांत हीकल ने प्रतिपादित किया। हीकल या हेकल भी बोलते हैं इनको, इन्होंने ही पुनरावृत्त का सिद्धांत दिया। तो पैंजेनेसिस का सिद्धांत अगर आपसे कोई पूछे तो डार्विन जी ने दिया, और पुनरावृत्त का सिद्धांत हेकल ने दिया, या हीकल भी इनको कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, मेंडल तथा डार्विन के पूरा नाम लिखिए। जैव विकास में ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब मेंडल और डार्विन का पूरा नाम। तो देखो, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल तथा डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। मतलब मेंडल जी का जो पूरा नाम है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है और डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, तो इनको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलो, ठीक है।
लाइट नहीं है फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। 25 नंबर। अब आप कहेंगे सर जी लाइट नहीं है तो कैसे ये सब जल रहे हैं? भाई सब कुछ चल रहा है, ठीक है, सिवाय एसी के। देखो वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम लिखिए। वर्तमान मनुष्य जो है इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? हम सबका साइंटिफिकल नेम क्या है? हम सबका वैज्ञानिक नाम क्या है? अब यही नहीं जानते तो आप क्या जानते हैं? आज जान लो। होमो सैपियंस सैपियंस हम सबका वैज्ञानिक नाम है। कहीं कहीं होमो सैपियंस भी मिलता है तो यही हमारा वैज्ञानिक नाम है। एक्चुअल आपको क्या लगता है कमेंट कर देना। चैप्टर 7 पे चलेंगे हम लोग। शायद चैप्टर 7 ही होगा या 7 है शायद। देखो मानव स्वास्थ्य तथा रोग। देखो नंबरिंग में अगर चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताइएगा हमें, ठीक है। नंबरिंग में अगर प्रॉब्लम होगी तो वो आप लोग हमको बताइएगा। हाँ चैप्टर 7 ही है शायद। चलो चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पे। मानव स्वास्थ्य एवं रोग। भैया हम सब मनुष्य हैं, हमारा हेल्थ है और हमारे अंदर कभी कभी रोग भी हो जाते हैं। अरे भगवान न करे किसी को रोग हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर है, ठीक है। तो वही हमें पढ़ना होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। देखो मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। मतलब मनुष्य में विषाणुओं के कारण, वायरस के कारण होने वाले रोगों का आपको नाम लिखना है। मतलब हम सभी के अंदर वायरस के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? तो देखो उत्तर, ये उत्तर आपका है। चेचक यानी कि जिसको हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, हर्पीज जिसको हम लोग हर्पीज बोलते हैं, आर्थराइटिस जिसको आर्थराइटिस कहा जाता है, आदि जो है डीएनए वायरस द्वारा, तथा पोलियो, डेंगू ज्वर, ठीक है, पोलियो, डेंगू ज्वर और कर्णफेर जिसको हम लोग मम्स बोलते हैं, खसरा, रेबीज आदि आरएनए वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। मतलब वायरस भी दो प्रकार के होते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। तो क्या क्या? चेचक, हर्पीज, आर्थराइटिस ये सब डीएनए वायरस द्वारा, तथा पोलियो, डेंगू ज्वर, कर्णफेर, खसरा, रेबीज ये सब आरएनए वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब है तो सब वायरस के द्वारा ही उत्पन्न भैया, चाहे डीएनए वाला हो चाहे आरएनए वाला हो। अगर वायरस से उत्पन्न रोग पूछा जाएगा तो ये सारे के सारे आपको बताना है। 27 पे आइए। ये भैया मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखिए। हम सब में जो जुकाम हो जाता है भैया, ठीक है, ये जो सड़क है इससे बाढ़ आ जाती है, वो कैसे होता है? कौन कौन से वायरस इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं? देखो सबसे पहला राइनो वायरस, दूसरा है कोरोना वायरस। अब आप कहेंगे सर जी कोरोना वायरस, देखो हमारे बुक्स में इसका जिक्र पहले से ही था। कोरोना वायरस तो भी जल्दी आया था लेकिन इसका जिक्र पहले से था, लेकिन आने के बाद और ज्यादा इसका नाम हो गया। तो रहीनो वायरस और कोरोना वायरस ये 2 वायरस हमारे अंदर साधारण जुकाम को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। भैया हमसे तो दूर रहे, नहीं तो हम आपको क्लास नहीं दे पाएंगे। जब ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो क्लास कैसे चलेगी? तो आप लोग दुआ करो कि हमें ना हो जुकाम, ठीक है। 28 नंबर आपको भी ना हो, क्योंकि आपको भी ये सब करने की आदत है नहीं। 28 मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? मतलब मनुष्य के शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किसको कहा जाता है? तो देखो ये श्वेत रुधिराणु यानी कि लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। श्वेत रुधिराणु लिम्फोसाइट जो होता है इसी को ही हम मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं बोलते हैं। सिंपल सा 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1 लाइनर आपका आंसर था। 29 पे हम लोग चलेंगे, देखते जाओ। 29 यदि मानव शरीर से थाइमस ग्रंथ निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो हमारे अंदर एक थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, अगर हमारे अंदर से उसको रिमूव कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए तो हमारे प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो थाइमस मानव शरीर में प्राथमिक लसिकाभ अंग है जहां आप परिपक्व कर दीजिएगा, आप परिपक्व, ठीक है। लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। यदि शरीर से थाइमस ग्रंथ को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो इन लसिकाणुओं का प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदन नहीं हो पाएगा,
ठीक है, बस यही रीजन है। आप लोग लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं कि थाइमस मानव शरीर में प्राथमिक लसिकाभ अंग है, जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होते हैं। यदि शरीर से थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो इन लसिकाणुओं का प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब चैप्टर 8 पे चलेंगे। इनका नाम है भैया मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, 30 नंबर जो क्वेश्चन है ये मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी कि हमारे चैप्टर 8 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है, किस भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं। देखो चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनको हम लोग जाने अनजाने में उनका सेवन करते हैं, उनको खाते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो शाकाहारी हूं। देखो भैया, शाकाहारी और मांसाहारी से उसको मतलब नहीं है। नो वेजिटेरियन, नो नॉन वेजिटेरियन। देखो कुछ होते हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। ये दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदलता है। दूध दही में कैसे बदलता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण। ये दूध की शर्करा, दूध में एक लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, इस शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। अब लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन केसीन को जमाकर दही में परिवर्तित कर देता है। मतलब लैक्टिक अम्ल जो है हमारे दूध में एक केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, इस केसीन को जमाकर दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, थोड़ा सही से पढ़ते हैं। यह जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकाल देता है, परंतु बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी होती है। ये जीवाणु महत्वपूर्ण विटामिन B12 उत्पन्न करते हैं तथा ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। मतलब हम जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का समझ लीजिए सेवन करते हैं, क्योंकि ये दूध को दही में बदल देता है। इसमें जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं हमारे दही में। अगर आप लोग दही को क्या कीजिए, जब खाते हैं तो वो नहीं दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत छोटा छोटा दिखाई देगा। अगर उसी दही को आप 5 से 10 दिन के लिए बाहर रख दें तो वही बैक्टीरिया इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप दही खाना बंद कर दें, वो हमारे लिए लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, हम लोगों के कल्याण के लिए वो होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। इसी चैप्टर का 31 नंबर क्वेश्चन है, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है। मतलब चाय उद्योग में आपने चाय की पत्ती तो जानते ही हैं, चाय जिससे बनता है, इस चाय की पत्ती का किण्वन जो है किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है। तो चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। मतलब चाय पत्ती का किण्वन होता है, एक प्रोसेस होता है, वो जो है माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु के द्वारा इसका किण्वन किया जाता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। 32 पे चलेंगे भैया। सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है। देखो सिरका आप लोग खाए हैं कि नहीं खाए हैं, हो सकता है आप लोगों ने खाया हो। तो सिरका का उत्पादन किन जीवाणुओं का उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है। तो देखो सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का उपयोग होता है। देखो एसिटोबैक्टर एसिटाई, इस जीवाणु का उपयोग सिरका के उत्पादन में किया जाता है, तभी सिरका इतना ज्यादा क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा जलता है जब गले में जाता है। तो ठीक है, आगे देखिए। इसी चैप्टर का 33 नंबर क्वेश्चन है, वाहित मल से आप क्या समझते हैं। वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है। भैया वाहित मल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी पूछा जाता है। देखो प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इन व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल कहा जाता है या सीवेज कहा जाता है। वाहित मल है क्या। देखो शहरों में आप देखेंगे तो प्रतिदिन जो है जल की जो है व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। उस जल में होता क्या है, जो मनुष्यों का मल मूत्र होता है, जो टॉयलेट्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, मुख्य जो स्रोत होता है वो मुख्य जो होता है उसमें मलमूत्र ही होता है। इन्हीं व्यर्थ जल को ही हम
हम वाहित मल कहते हैं शहरों में, या सीवेज कहते हैं। ठीक है, वही चीज जो शहरों में बहुत बड़ी व्यर्थ जल की मात्रा जनित होती है, जिसका जो मुख्य घटक है वो मनुष्य का मलमूत्र होता है, और इसी को ही हम वाहित मल कहते हैं। सिंपल सा है। ठीक है, आगे देखिए, वाहित मल हमारे लिए अग्र प्रकार से हानिकारक है। देखो क्यों हानिकारक है वो भी जान लो। सबसे पहला, वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकता रोगजनकीय होते हैं। वाहित मल जो होता है इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा और सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे, और वो सूक्ष्म जीव इसमें पाए जाते हैं जो हमारे लिए रोगजनकीय होते हैं, हम सब में कोई ना कोई रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये वाहित मल का हानि है, क्योंकि उसी वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ तो पाया ही जाता है, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। दूसरा, वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है। वाहित मल में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं पाया जाता, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को प्रदूषित भी करते हैं। वाहित मल में ऑक्सीजन पाया नहीं जाता है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए ये हमारे वातावरण को भी पॉल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 था। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 34 पे हम लोग चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्या हो गया भाई तुझको? देखिए 34 पे हम लोग चलेंगे। सिस्टम हैंग हो रहा है, आपका सिस्टम हैंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इस बार कुछ बड़ा करना है, समथिंग बिग करना है। ठीक है, 34, बायोगैस के घटक के नाम लिखिए तथा इससे मनुष्य को होने वाले 2 लाभ लिखिए। मतलब बायोगैस का नाम आपने सुना होगा, इसके 2 घटक के नाम लिखने हैं और इससे हम सबको क्या लाभ है वो भी लिखना है। देखो बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मेथेन है, इन सब का मिश्रण है। मतलब बायोगैस जो है ये कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें मुख्य रूप से मेथेन गैस पाया जाता है। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, शायद आपको पता हो। ठीक है, पाया जाता है, जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोजीय पदार्थ पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वो CO2 तथा H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मेथेन भी उत्पन्न करते हैं। मतलब बायोगैस के घटक गैस कौन कौन से हैं? मतलब इसमें मेथेन आपका मुख्य गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब हैं। और इससे मनुष्य को होने वाले लाभ क्या हैं भैया? इससे मनुष्य को काफी ज्यादा लाभ होते हैं बायोगैस से। तो बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मेथेन पाया जाता है, जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होता है। कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोजीय पदार्थ पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ साथ बड़ी मात्रा में मेथेन भी उत्पन्न करते हैं। चलो लाभ आप लोग बता देना कमेंट में। 35 नंबर, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। मतलब प्रतिजैविक क्या होता है? एंटीबायोटिक का नाम आपने सुना होगा, उसी को हिंदी में प्रतिजैविक बोलते हैं। किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के आपको नाम भी लिखना है। चलो लिखते हैं। देखो क्या है, हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्मजीवी, विशेषकर जीवाणुओं को मारने वाले रसायन प्रतिजैविक कहलाते हैं। मतलब हमारे बॉडी में जो सूक्ष्मजीव, विशेषकर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जो प्रवेश करते हैं, उसको मारने वाले पदार्थ को ही, रसायन को ही प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक कहा जाता है। ये हमारे अंदर के बैक्टीरिया को खत्म करता है। इसका उत्पादन सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है। 2 प्रमुख प्रतिजैविकों के नाम निम्न है, जैसे पेनिसिलिन, इसका उत्पादन पेनिसिलियम नोटेटम एक सूक्ष्म जीव होता है, उसी से करते हैं। ठीक है, आगे देखो। दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसका उत्पादन स्ट्रेप्टोमाइसिन गिग्रियस के द्वारा किया जाता है। तो यही है पेनिसिलिन, हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्मजीव, विशेषकर जीवाणुओं को मारने वाले रसायन प्रतिजैविक कहलाते हैं। इनका उत्पादन सूक्ष्मजीव के द्वारा ही हम लोग करते हैं। 2 प्रमुख प्रतिजैविक के नाम पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। पेनिसिलिन का उत्पादन पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा और स्ट्रेप्टोमाइसिन का उत्पादन स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसियस के द्वारा हम करते हैं। समझ में आ रहा है? सारी चीजें आपको नोट डाउन करना है, ध्यान से इस क्लास को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अब 9 नंबर चैप्टर पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, ये चैप्टर 9 है। इसमें कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो,
आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं दो एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए। मतलब आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं दो एंजाइम के नाम और कार्य लिखने हैं। सबसे पहला है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची भी कहते हैं। देखो आणविक कैंची आपसे पूछा जाए किस एंजाइम को कहते हैं, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को ही आणविक कैंची कहा जाता है। यह डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है। देखो ये डीएनए को काटने का काम करता है, उसी के अंदर उसके कई स्थानों पर उसको काटने का काम करता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एंजाइम का नाम लिखना है, वो है डीएनए लाइगेज, जिसको डीएनए लाइगेज बोलते हैं। ये एंजाइम डीएनए के खुले सिरों को जोड़ता है। मतलब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को काटने का काम करता है और ये भैया उसको जोड़ने का काम करते हैं। सिंपल सा है, समझ में आ रहा है। चलो चैप्टर 10 पे चलते हैं। इनका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। 37 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम। देखो उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। तो डीएनए के काटने का काम भैया प्रतिबंधन एंजाइम का होता है। अब वो प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा है? एंडोन्यूक्लियस ही वो एंजाइम है जो डीएनए को काटता है। वही चीज तो मैंने अभी आपको बताया था। चैप्टर 11 पे चलेंगे, जीव और समष्टियां पे। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है। देखिए चैप्टर 11, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग समझते हैं, एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है। आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे? मतलब आर्किड एक पौधा होता है जो आम के पेड़ पर उगता है, उसकी शाखा पर। इन दोनों के बीच कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा संबंध होता है, इसको बताना। देखो आर्किड पौधा तथा आम के पेड़ की शाखा सहभोजिता प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसमें सहभोजिता पाया जाता है। अब सहभोजिता क्या होता है? देखो यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है सहभोजिता जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ होता है और ना ही हानि। देखो ना लाभ होता है और ना ही हानि। मतलब सहभोजिता एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक जाति को लाभ होगा, दूसरे को ना ही लाभ होगा ना ही हानि। ठीक है, जैसे आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाले आर्किड को लाभ होता है, जबकि आम के पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आर्किड और आम के पौधे में क्या संबंध होता है। तो ये दोनों सहभोजिता को दर्शाते हैं जिसमें एक को लाभ होगा, दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि। तो इसमें आर्किड पौधे को लाभ होता है, कुछ मिलते हैं पोषक तत्व उसको, और आम के पेड़ को ना ही लाभ होता है और ना ही हानि होता है। तो ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन? ये शायद था 38 नंबर क्वेश्चन। अब 12 नंबर पे चलेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा 39 नंबर क्वेश्चन जो है ये 12 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है पारितंत्र, इकोसिस्टम। देखो क्या है, ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषताएं क्या है। मतलब ऊर्जा के पिरामिड की विशेषता क्या होती है? देखो सिंपल सा है। अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे नंबर 4 वाले गियर में। देखो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। यही ऊर्जा के पिरामिड की विशेषता है कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ठीक है, आगे देखो 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। लेग हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है? देखो सहजीवी जीवाणु राइजोबियम दाल वाले पौधों की जड़ों में कार्टेक्स में लेग हीमोग्लोबिन वर्णक एवं नाइट्रोजिनस एंजाइम का संश्लेषण करता है। मतलब सहजीवी जीवाणु जो राइजोबियम जो है वो दाल वाले पौधे होते हैं, दलहनी पौधे, उसकी जड़ों के कॉर्टेक्स में लेग हीमोग्लोबिन वर्णक एवं नाइट्रोजिनस एंजाइम का संश्लेषण करता है राइजोबियम। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन कार्टेक्स कोशिकाओं में अवायवीय अवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। इसको लिख लेना भैया, 40 नंबर क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन और हैं, उसको अब हम लोग समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो भैया सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है।
प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा CO2 होता है ये गैस मुक्त होती है। इसीलिए कहा जाता है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। चलो लास्ट चैप्टर 13 पे आ गए हैं। देखो जैव विविधता एवं संरक्षण, इसमें 42 नंबर क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो भैया जैव विविधता, ठीक है, एवं पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को ये मनाया जाता है। चलो 43 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। विलुप्त प्रजातियां क्या हैं? भैया विलुप्त का मतलब ही होता है गायब। तो विलुप्त प्रजातियां क्या है? देखो जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में पृथ्वी पर से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। मतलब जीव जंतुओं की वो प्रजातियां जिसका अस्तित्व हमारे वर्तमान में इस पृथ्वी से समाप्त हो गया, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्हों को विलुप्त जातियां कहते हैं। उदाहरण देखो, मॉरिशस में पाया जाने वाला पक्षी डोडो, ये पहले पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता है। जीव जातियों की विलुप्त प्राकृतिक भी हो सकती है तथा अप्राकृतिक भी। मतलब वे प्रजातियां जो जिनका अस्तित्व अब हमारी पृथ्वी पर नहीं है, जो बिल्कुल गायब हो चुके हैं, पहले थे, उन्हीं को ही हम विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। जैसे मॉरिशस में पाया जाने वाला पक्षी डोडो। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। तो देखो भैया, राष्ट्रीय उद्यान वो क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित होती हैं। ये लाइन याद रखना, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेले राष्ट्रीय उद्यान है, जो सन 1936 में स्थापित किया गया था। इसका वर्तमान नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित होती हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है हेले राष्ट्रीय उद्यान है, जो सन 1936 को स्थापित किया गया था। और इसका वर्तमान नाम जो अब इसका नाम है वो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया भैया, इसको देख लेते हैं। उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिखिए। हमारे नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत में स्थित 4 उद्यान के आपको नाम लिखना है। सबसे पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में है। दूसरा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ये सब उत्तर भारत में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दचगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर में है। ये चारों उत्तर भारत में स्थित राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ये थे मेरे प्यारे स्टूडेंट आपके 12th बायोलॉजी के टॉप 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। बहुत ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे। आगे अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस की भी क्लासेस लेकर आएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेंगे अलविदा। जय हिंद।